अपनी ताकत के शिखर पर ब्लैक बियर्ड व हेनरी मॉर्गन जैसे कुख्यात कैरिबियन समुद्री लुटेरों के अधीन लगभग 10 जहाज और कई सौ लोग थे। लेकिन उनकी कहानियां अब तक की सबसे सफल समुद्री डाकू के आगे फीकी पड़ती है। मैडम जेंग के अधीन 1800 जहाज थे। उन्होंने कई साम्राज्यों से दुश्मनी मोल ली, फिर भी वृद्धावस्था तक जिंदा रही। मैडम जेंग के जीवन की शुरुआत निचले स्तर से हुई। वो गुआंगजो शहर के एक तैरते हुए फ्लावर बोट में काम करती थी, जो असल में एक वेश्याघर था। 1801 में जेंग यी नाम के एक समुद्री लुटेरे की नजर उस पर पड़ी और दोनों ने जल्द शादी कर ली। अपनी माली हालत के चलते गुआंगजो के मछुआरे ऑफ सीजन के दौरान छोटी मोटी डकैतियां करते रहते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के आखिर में पड़ोसी वियतनाम में एक सफल किसान विद्रोह ने उनके लिए नए अवसर खड़े किए। विजयी टेसन विद्रोहियों ने अपने देश को जोड़ा, लेकिन उन्हें चीनी हमले और वियतनामी शासकों के साथ समुद्री लड़ाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुआंगजो की समुद्री लुटेरों पर हमला करने और उनसे लड़ने के लिए पैसे दिए। अपने वियतनामी सरपरस्तों की सेवा करने से जेंग दंपत्ति और अन्य समुद्री डाकुओं के गिरोह समुद्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए दर्जनों निजी जहाजों के पेशेवर बेड़े में बदल गए। 1802 में टेसन को उखाड़ फेंका गया। समुद्री लुटेरों के लिए वियतनाम अब सुरक्षित नहीं था, लेकिन बिखरने की बजाय जेंग दंपत्ति ने विद्रोही कैंटोनीज समुद्री डाकू गिरोहों को एकजुट करके इस मुश्किल का सामना किया। अपने चरम पर गठबंधन में 70,000 नाविक शामिल थे, जिनके पास 800 बड़े और लगभग 1000 छोटे जहाज थे। जहाजों को अलग अलग रंग के झंडों के 6 बेड़ों में संगठित किया गया। जेंग दंपत्ति कई दूसरे मशहूर समुद्री लुटेरों से अलग थे, जैसे कि हेनरी मॉर्गन और बारबरोसा, जो कई नौसैनिक ताकतों के लिए काम करते थे। उनसे अलग जेंग दंपत्ति पक्के मुजरिम थे। उन्हें किसी भी सरकार ने न समर्थन दिया न मंजूरी दी। 1807 में अचानक जेंग यी का देहांत हो गया, लेकिन उनकी विधवा ने उनके काम को बखूबी संभाला। कुशल कूटनीति से मैडम जेंग ने गठबंधन की कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने कैप्टन्स को यकीन दिलाया कि उनका फायदा इकट्ठे रहने में है। इस बीच उन्होंने अपने दिवंगत पति के युवा शिष्य जेंग बाओ को अपने सबसे शक्तिशाली बेड़े रेड फ्लैग फ्लीट का कमांडर नियुक्त किया। जेंग ना उनका सिर्फ दाहिना हाथ बना, बल्कि जल्द ही उनका प्रेमी और नया पति बन गया। मैडम जेंग ने सख्त मिलिट्री अनुशासन के जरिए ताकत बटोरी और प्रगतिशील कानूनों को लागू किया। कानून में महिला बंदियों को यौन उत्पीड़न से बचाया गया। समुद्री डाकू उनसे शादी तो कर सकते थे, लेकिन उनके प्रति दुर्व्यवहार या बेवफाई की सजा मौत थी। मैडम जेंग के नेतृत्व में समुद्री डाकुओं की शक्ति बढ़ी। अकेले रेड फ्लैग बेड़े में 200 तोपें और 1300 बंदूकें थीं। कुछ ही सालों में उन्होंने गुआंगडोंग के 135 सैनिक जहाजों में से 63 नष्ट कर दिए। इसलिए उनके कमांडर्स को 30 से ज्यादा निजी जहाज किराए पर लेने पड़े। मैडम जेंग के डर की वजह से उन्हें पकड़ने आने वाले चीनी कमांडर्स अपना ज्यादातर समय किनारे पर बिताते। कभी कभी युद्ध से बचने के लिए वे अपने ही जहाजों में तोड़फोड़ करते। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए समुद्री डाकू अक्सर क्रूरता के साथ किनारों पर बसे सैनिक ठिकानों, गाँवों और बाजारों में लूटपाट करने में कामयाब होते। अपनी प्रशासनिक समझ के चलते मैडम जेंग ने शहरों और गाँवों में वित्तीय कार्यालय बनाए, ताकि उनके समुद्री डाकू जमीन और समुद्र दोनों से हफ्ता वसूली कर सकें। इससे राज्य के अंदर अलग राज्य बन गया, जिसका प्रभाव दक्षिण चीन सागर से भी आगे तक पहुंचा। अपने चरम पर मैडम जेंग की गठबंधन ने 5 अमेरिकी नावों को मकाओ के पास एक बंदरगाह तक भगाया, एक पुर्तगाली जहाज पकड़ा और थाईलैंड के एक ट्रिब्यूट मिशन को रोका, सब एक ही दिन में। लेकिन शायद मैडम जेंग की सबसे बड़ी सफलता थी सही वक्त पर पीछे हटना। 1810 तक रेड और ब्लैक फ्लैग फ्लीट्स के बीच तनाव बढ़ गया। गठबंधन अंदर से कमजोर हो गया, जिससे किसी बाहरी हमले से लड़ने में असमर्थ था। इसलिए जब लूटपाट रोकने को आतुर चीनी सरकार ने समुद्री डाकुओं के आत्मसमर्पण के बदले माफी की पेशकश की, तो मैडम जेंग और ज़ांग बाओ राजी हो गए, पर अपनी शर्तों पर। अप्रैल 1810 में उनके गठबंधन को शांति और सफलता पूर्वक तोड़ दिया गया। ज़ांग बाओ को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 120 जहाज रखने की अनुमति मिली और वो चीनी नौसेना में एक अधिकारी बने और खुद समुद्री लुटेरों से लड़ने लगे। ज़ांग बाओ ने सैनिक कमान में तेजी से तरक्की की और मैडम जेंग ने अपने पति के पद के सभी विशेषाधिकारों का आनंद लिया। 1822 में ज़ांग बाओ की मृत्यु के बाद मैडम जेंग अपने 11 साल के बेटे के साथ गुआंगजो लौट आईं। उन्होंने एक जुआ खाना खोला और उससे होने वाली कमाई पर आराम से रहीं। 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। एक समुद्री डाकू की जिंदगी का शांतिपूर्ण अंत। व्यापार और यातायात का दुनिया पर जबरदस्त असर पड़ा है।
महाद्वीपों को व्यापार के माध्यम से जोड़ने वाली 6000 किलोमीटर लंबी सिल्क रोड के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखें।